नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। भी हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक आता है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जो एक टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आता है वो है मेरे भाई संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में? संयुक्त राष्ट्र संघ आता है। ठीक है, चलिए, आप सुन पा रहे हो मुझे? आप सुन पा रहे हो? ठीक आ रही है आवाज वगैरह? दिखाई दे रहा है? जल्दी एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर सुनाई दे रहा है सही से। तो सवाल सबसे ज्यादा अगर संगठन की बात करें इसी से बनते हैं। इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो विश्व में बहुत मारकाट मची और विश्व के देशों को यह महसूस हुआ कि कोई हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पर बैठकर हम मुद्दों को सुलझा सकें, जहां पर बैठकर एक बात ऐसी हो सके कि लड़ाई जैसी जो चीज है, युद्ध जैसी जो चीज है, इस सब से हम बच सकें। ऐसा हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई ऐसा संगठन बना लेते हैं, क्योंकि अमेरिका रूस की लड़ाई है तो हो सकता है रूस अमेरिका ना जाना चाहे और अमेरिका रूस में ना जाना चाहे। तो ऐसे में एक संस्था, एक जगह ऐसी बन जाए जिसके प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के ऐसे मुद्दों को सुलझाया जा सके। ठीक है, तो याद रखना है, ऐसी सोच के एक संस्था बनी थी जिसका नाम था राष्ट्र संघ। क्या बना? राष्ट्र संघ। और इसको अंग्रेजी में कहते थे लीग ऑफ नेशंस। इसकी स्थापना हुई 10 जनवरी 1920 को। आपको पता ही है कि पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918। तो 18 के बाद 2 साल में योजना बनी कि ऐसी कोई जगह बना लेते हैं जहां पर ये मुद्दे सुलझाए जा सकें शांति से बैठ के, जहां पे दुनिया की सुरक्षा और शांति को बनाया मेंटेन किया जा सके। ये संस्था बनाई गई, याद रखना है। और ये संस्था बनी 1920 में, जिसका नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ ने काम तो किया लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई। क्यों? जो संस्था बनी थी कि आगे तक के लिए ये लड़ाई दंगे, ये जो हमारे होते हैं आपस में युद्ध होता है, इसको रोक ले, उसके बावजूद उसके बनने के 19 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और वो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ था। तो कभी कभी आपसे पूछता है राष्ट्र संघ कब बना? तो 10 जनवरी 1920। कब बना? 10 जनवरी 1920। और उस राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा में था। जिनेवा में दुनिया भर के आप संगठनों के मुख्यालय देखोगे। दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण संगठन हैं उनका हेडक्वार्टर्स जो है वो आप कहां पे देखोगे? क्योंकि एक तो मुख्य स्थान बनाना पड़ेगा ना, वो आप जिनेवा में देखोगे। तो राष्ट्र संघ का भी मुख्यालय कहां पे था? ये भी जिनेवा में था, याद रखना है। उसकी स्थापना पूछी जाती है तो भाई 10 जनवरी 1920 जिनेवा पूछा जाता है। और ये किसका परिणाम था? तो प्रथम विश्व युद्ध का ये परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध का क्या था मेरे भाई? ये परिणाम था। ठीक है, फिर जैसा आपने देखा ये संस्था बनी थी कि आगे कोई युद्ध इस तरह का ना हो, लेकिन युद्ध तो हो गया और युद्ध बहुत जल्दी हो गया। अच्छा, इसका टाइम अपने आप पता नहीं मिसमैच हो जाता है। देखो अभी ये 14:39 दिखा रहा है। चलिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध से मैं सही करूंगा आज। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है, याद रखना है, 1939 से 45 तक हो गया। तो फिर बहुत मारकाट मची और ये तो और भी ज्यादा, इस बार तो और भी ज्यादा बुरी हालत हुई, क्योंकि 2 परमाणु बम भी गिरा दिए गए इस युद्ध के दौरान। आपको पता होगा जापान पर गिराए, किसने गिराए? अमेरिका ने गिराए। तो यानी जो विनाशकता थी, जो डिस्ट्रक्शन था, वो और भी ज्यादा भयंकर हुआ इस वक्त। तो फिर से वही बात चली कि हम एक ऐसी संस्था बनाना चाहते थे, हम ऐसी संस्था नहीं बना पाए।
फिर से देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जहां बैठकर मुद्दों को सुलझाया जा सके, जो एक साझा मंच हो सबका, जॉइंट एक, मेरे ख्याल से भाई स्टेज ऐसी हो जाए जहां पे सारी बातें की जा सके। तो इसके बाद, इस युद्ध के तुरंत खत्म होने के बाद 24 अक्टूबर, याद रखना है मेरे भाई, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ में उस टाइम के 2-3 बड़े बड़े नेताओं ने जिन्होंने भूमिका निभाई थी, उनमें एक थे प्रमुख फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो हैं अमेरिका के उस टाइम के राष्ट्रपति थे। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम हम इसलिए भी याद करते हैं कि जो इसे नाम दिया गया उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये नाम दिया गया, तो किसने ये नाम प्रदान किया था? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, जो उस समय के क्या थे? अमेरिकी राष्ट्रपति, यानी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो हम ये 3-4 चीजें हो गई। पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, लीग ऑफ नेशंस। कब स्थापना हुई? 10 जनवरी 1920 को। कहां पे मुख्यालय था? जिनेवा में। क्या ये विश्व युद्ध को रोक पाया? दूसरे को नहीं रोक पाया। कब शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध? 1939। कब तक चला? 45 तक चला। 45 के तुरंत बाद क्या हमने दूसरी कोई संस्था बनाई? हाँ जी, हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उसको नाम किसने दिया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था मेरे भाई। यहां तक चीजें क्लियर हुई हो तो बताओ। यानी अभी संस्था निकल के आई हमारी यूएनओ। इस सब 20-30 साल के दौरान जो चीजें हुई हैं, घटनाक्रम, उससे हमारी संस्था निकल के आई, एक इंस्टीट्यूट निकल के आया है, एक इंस्टीट्यूशन निकल के आया है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको स्थापित किया 24 अक्टूबर 1945 को। और क्योंकि 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई, इसलिए यूएन डे हम मनाते हैं कब? 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं मेरे भाई। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो बेटा मैंने बताया नहीं अभी, थर्ड वाला तो बताया नहीं, क्योंकि अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली नहीं हुआ है कोई भी। ठीक है, किसी भी लड़ाई को इतनी भयंकर नहीं माना गया है जिसे तृतीय विश्व युद्ध की संज्ञा दी जा सके मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए, जिनको नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से देख लेना इसी को, पीछे जाओ वापस, शुरू से देखो इसी वीडियो को, आ जाएगा समझ में। इसमें वैसा कुछ नहीं है गणित का सवाल, बस ऐसा हो सकता है कि थोड़ी चीजें आपको फैक्ट हो सकता है अभी एक साथ याद ना हो रहे हो। तो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य, अब कोई भी चीज होगी तो उसकी जो संस्थापक हैं कुछ ना कोई लोग होंगे। जैसे गांव में एक मूर्ति भी स्थापित होती है तो कुछ उस मूर्ति को स्थापित करने वाले होते हैं। गांव में आपके में कोई छोटा सा भी क्या बनते हैं, कभी कोई गेट भी बन रहा हो तो उसका कोई ना कोई संस्थापक होता है। तो क्योंकि इसमें पूरे विश्व का हित था, पूरे विश्व का इंटरेस्ट था इसमें, तो पूरे विश्व के लिए ये काम की संस्था है, तो उस टाइम लगभग 51 देशों ने ये मिलकर निर्णय लिया था। क्योंकि एक नई संस्था बना रहे हैं, हो सकता है कोई देश कह रहे कुछ नहीं है, ऐसे ही बना रहे हैं तो उल्टा सीधा कुछ भी, सबका भरोसा तो नहीं हो सकता। उस टाइम के कम्युनिकेशन में और एक दूसरे देश से आज के कम्युनिकेशन में भी अंतर है। उस टाइम किस तरह यात्रा होती थी, इस टाइम किस तरह यात्रा होती है। उस टाइम मीडिया कितना प्रभावशाली था, अब कितना प्रभावशाली है। क्योंकि 1945 से देख लो, अगर देखा जाए तो कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। कितने साल हो गए हैं? 80 साल मेरे भाई। तो 80 साल बहुत बड़ा अंतर होता है। तो उस टाइम पे 51 देश एक मंच पे आए और इन्होंने यूएन का जो चार्टर है, चार्टर ऐसे ही मान लो जैसे किसी देश का संविधान बना रहे हो, यानी नियम कायदे क्या रहेंगे। इस संस्था बनी तो है, पर क्या ये संस्था ऐसे ही चलती रहेगी कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया? इस संस्था को बनाने के बाद चलाने के लिए कोई ना कोई नियम कायदे चाहिए। जैसे हमारा देश था, आजाद तो हो गए, पर क्या फिर ऐसे ही चलने दिया हमने? नहीं, सबसे पहले इसे चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून हो, और हमने फिर एक सबसे बड़ा कायदा बनाया, सबसे बड़ा कानून बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? हम अपना संविधान कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये देखना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र के जो संस्थापक सदस्य हैं वो 51 हैं। उस टाइम पे 50 देश पहले थे, फिर 51वां पोलैंड जो है वो बाद में आके शामिल हो गया।
लेकिन वो संस्थापक ही माना जाता है, इसलिए क्योंकि उसने बाद में साइन किए हैं। जैसे आप कभी कभी मैच खेलने जाते हो, आप मैच खेलने के लिए घर से निकलने वाले थे, तभी पिताजी ने कह दिया, मम्मी ने कहा उसे तो टाल भी जाते हो कई बार कि बेटा ये काम कर दे, पर पिताजी ने कहा पहले सिलेंडर ला, वहां से गैस का सिलेंडर रखा हुआ है, वहां से पहले सिलेंडर लेके आ। तो आप गए जी सिलेंडर लेने, तो फिर आप क्या कहोगे, अरे यार इतने मेरी जगह कोई और ना रख लें टीम में, ऐसा ना हो मुझे टीम में ही ना लें। तो आप अपने दोस्त को फोन करोगे, भैया मेरी जगह रिजर्व कर लेना, मैं भी हूं टीम में, बस थोड़ी देर में पहुंचा। तो भैया पोलैंड गया था सिलेंडर लेने। पोलैंड जो है, याद रखना है, ध्यान रखना है, तो पोलैंड गया था सिलेंडर लेने, तो उसने कहा भैया मैं आ रहा हूं थोड़ा पीछे से, तो मेरी भी जगह रखना। तो इसलिए पोलैंड का खास नाम आता है कि वो 51वां संस्थापक सदस्य है, जबकि उसने जो साइन किए थे दूसरों से काफी बाद में किए थे, कई महीने बाद में। तो याद रखना है कि भाई पोलैंड जो है 51वां संस्थापक सदस्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अभी कितने हैं, ये फिर एक बड़ी चीज हो जाती है कि वर्तमान में कितने हैं। तो 193 मेंबर हैं वर्तमान में, और हमेशा लास्ट वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 193 जो मेंबर हैं, याद रखना है, वो 193 मेंबर जो हैं उनमें लेटेस्ट वाला है साउथ सूडान। कौन सा है मेरे भाई, साउथ सूडान है, ध्यान रखने हैं, साउथ सूडान है मेरे भाई। तो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य 51 हैं, और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्य कितने हैं, 193 हैं। कितने हैं वर्तमान सदस्य, 193 हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए तो बन गई संस्था, कुल मिला के 51 जो है बन गई। अब किसी संस्था को बना दिया तो उसका कोई ना कोई हेडक्वार्टर भी बनाना होगा, जहां उसकी मुख्य जगह है कि भाई ये है, यहां से चलेगा इसका सारा सिस्टम। जैसे आरबीआई के अलग अलग ऑफिस बने हों, लेकिन मुख्यालय मुंबई में बना दिया, बना दिया नहीं, चाहे स्टेट बैंक के शाखाएं कहीं भी चलती हो, पर मुख्यालय तो एक जगह बन जाएगा। तो ऐसे ही मुख्यालय, सीबीएसई का मुख्यालय एक जगह है, स्कूल दुनिया भर में खोले हुए हैं, देश भर में तो है ही। तो ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय बना दिया न्यूयॉर्क में। कहां बनाया मेरे भाई, न्यूयॉर्क में बना दिया है, ठीक है, ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क में बना दिया है। और ये एक व्यक्ति रॉकफेलर नाम के व्यक्ति थे, रॉकफेलर एक फाउंडेशन भी चलता है, कई जगह काम करता है वो, तो उन्होंने जमीन दान में दी थी, और 1952 में ये हेडक्वार्टर बन के तैयार हो गया था। कब हुआ था, 1952 में। तो न्यूयॉर्क में यूएन का मुख्यालय है, यूएन का मुख्यालय कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। कहां पे है, न्यूयॉर्क में है। मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, बताना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसकी स्थापना कौन से विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कौन से विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुई है, याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। इंडिया मेंबर है बेटा, और इंडिया शुरू के 51 में से था, यह फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। भारत संस्थापक सदस्य था, यानी इन 51 में भारत भी शामिल था, ठीक है ना, भारत भी शामिल था, याद रखना है, भारत संस्थापक। क्योंकि लगने लगा था कि भाई अब ये तो आजाद होगा देश, उसी टाइम से लगने लगा था कि ये देश तो आजाद होगा, तो उस देश को भी एक मेंबर कंट्री के तौर पे उसमें शामिल किया गया था, याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं बेटा, सेकंड। फर्स्ट के बाद तो लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ, यह है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दोनों चीजों में अंतर है, राष्ट्र संघ आया था। अब एक चीज और बताओगे आप कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती प्रेडिसेसर संगठन कौन सा था, यह सवाल बनता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ है, प्रेडिसेसर का मतलब है यही काम जो पहले करता हो, तो वो भी राष्ट्र संघ था, प्रेडिसेसर है ना। और दूसरा सवाल बनता है, राष्ट्र संघ का उत्तरवर्ती कौन सा संगठन था। उत्तरवर्ती को बोलेंगे सक्सेसर, जो उसके बाद आए। तो राष्ट्र संघ के बाद आएगा कौन सा, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो अगर राष्ट्र संघ का उत्तरवर्ती पूछें तो हम यूएनओ बोलेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेडिसेसर पूछें, पूर्ववर्ती पूछें, तो हम क्या बताएंगे,
हम किसे बताएंगे बेटा, जल्दी बताओ। तो हम बताएंगे किसको, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर पूर्ववर्ती पूछेंगे तो हम राष्ट्र संघ को बताएंगे। मुझसे सिलेबस का मत पूछना, सिलेबस, क्योंकि मैं आप लोगों का पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाला हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। दिल्ली पुलिस में मैं रहा हूं तो दिल्ली पुलिस वाले बच्चों की जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा कुछ खास जुड़ाव भी रहता है। तो मैं आपकी क्लास जब तक पेपर शुरू नहीं होगा तब तक लूंगा लगातार, चाहे सिलेबस हो जाए तो रिवीजन क्लास लेंगे। 2 क्लास आपकी मैंने रैपिड फायर डाल दी है, ले लेना, तीसरी कल होगी बेटा, आज नहीं हो पाएगी एक क्लास 8 बजे वाली, ठीक है। वो मैंने पहले ही कहा है कि रैपिड फायर रोज नहीं होगा, पर कल आपको रैपिड फायर का फोल्डर बाहर ही दिख जाएगा। जैसे आप जाते हो ना स्टैटिक जीके, ये पॉलिटी, ये हिस्ट्री, ये इकोनॉमी, वहीं आपको रैपिड फायर का फोल्डर भी जीएस रैपिड फायर नाम से दिख जाएगा बाहर ही, तो आप उसको देख लिया करना। वो कभी रिकॉर्डेड भी डलेगा, कभी लाइव भी चलेगा, मतलब उसको आपको बस जैसे ही शाम को क्लास लोगे एक बार देख लेना है, कोई क्लास जुड़ी ले ली उसको, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है, एग्जाम तक मैं भाई तुम्हारे पीछे छोड़ने वाला नहीं हूं, लगातार साथ चलूंगा। प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो गया है, प्रैक्टिस सेट का लेवल 4-5 तक आराम से चलेगा, 4-5 के बाद उसके लेवल को बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर है, थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो। यहां आ जाइए, तो ये हो गया यहां पे संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। तो संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है याद रखना है, ये पूछा जाता है। देखो सबसे पहले तो इसकी नीली पृष्ठभूमि है, यानी नीला बैकग्राउंड है, इसका नीला बैकग्राउंड है, जिसको बैकग्राउंड को हम क्या बोलते हैं भाई, याद रखना है पृष्ठभूमि, यानी ब्लू है इसकी जो बैकग्राउंड है, क्या है, ब्लू है, ठीक है, ब्लू है इसका बैकग्राउंड। अब ब्लू जो है इसमें फिर पूरे विश्व का नक्शा है, वो कौन से कलर से है, व्हाइट से। देख लेना, सवाल पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि क्या है, नीली है, बैकग्राउंड नीला है, उस पे विश्व का नक्शा जो है किस रंग से बना है, तो व्हाइट से बना है मेरे भाई। और विश्व का नक्शा किन पत्तियों से, तो ऑलिव ब्रांच, यानी जैतून की पत्तियां, 2 हैं और 2, याद रखना 2 पत्तियां, यानी ये 2 पत्तियों से पूरा घिरा हुआ है। और ऑलिव का मतलब होता है शांति का प्रतीक, सिंबल ऑफ पीस। तो ऐसे ही ये कामना है, ये ध्वज कामना करता है कि जैसे ये पूरा विश्व जैतून की पत्तियों से घिरा है, वैसे ही पूरा विश्व शांति से घिरा हो, शांति उसमें हो, शांति उसमें चारों तरफ फैली हुई हो मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। तो क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। तो संयुक्त राष्ट्र का ध्वज, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में वर्ल्ड मैप 2 जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है, ठीक है, जैतून की 2 शाखाएं हैं। पूछा जाता है संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में कौन से पेड़ की शाखाएं हैं, तो भाई हम बताते हैं जैतून के पेड़ की शाखाएं हैं, जैतून के पेड़ की शाखाएं हैं। लास्ट में बताऊंगा बेटा आपको, जो भी आपके सवाल हैं थोड़ी देर पढ़ लो। संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं की अगर बात करें, we talk about the languages of यूनाइटेड नेशंस। तो यहां 2 तरह की भाषाएं देखने को मिलती हैं। एक तो ऐसा ग्रुप मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र में जो मान्यता प्राप्त है, यानी संयुक्त राष्ट्र ने जिनको ऑथराइज किया हुआ है अपनी भाषाओं के तौर पे। तो संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं आपको ध्यान रखना है, कुल मिला के 6 हैं, कुल मिला के 6 भाषाएं हैं, टोटल मिला के 6 हैं, जिनमें से 2 में कामकाज भी होता है। और वो कामकाज वाली भाषाएं हैं अंग्रेजी एंड फ्रेंच। दोज लैंग्वेजेस कौन सी जिनमें कामकाज होता है, वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। और अन्य मान्यता प्राप्त हैं भाई चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। तो हम इसे ऐसे याद करते हैं भैया, अंग्रेज लोग फ्रेंच कार्स पसंद करते हैं, अंग्रेज लोग फ्रेंच कार्स पसंद करते हैं। तो अंग्रेज लोग मतलब अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेज लोग क्या करते हैं, यानी अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच यानी कि फ्रांस की भाषा हो गई, कार्स पसंद करते हैं। और कार्स में और आ जाएंगी चारों, ठीक है, कार्स पसंद करते हैं। अंग्रेज लोग क्या करते हैं मेरे शेरों, पसंद करते हैं फ्रेंच कार्स। बेटा मैं पढ़ाने को बहुत जल्दी जल्दी भी पढ़ा सकता हूं आपको, मैं एक ही दिन में, ये जैसे यूनाइटेड नेशंस और ये सब है ना, 2-3 दिन में खत्म कर सकता हूं।
पर मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे वाले सब्जेक्ट में आप ज्यादा दिमाग बाहर जाके ना लगाओ। मेरा वाला सब्जेक्ट क्लास से ही और थोड़ा बहुत रैपिड फायर से होता चले, ठीक है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा कम कम करके पढ़ाता हूं, क्लास की संख्या कम हो जाएगी। और इसलिए आपको ये हेडक नहीं लेनी है कि रिवीजन कैसे होगा, वो सब होता चलेगा साथ में, वो सब होता चलेगा, दिमाग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अगर आप कहोगे तो फिर अगर ऐसे भी है तो नवीन सर ने पहले बैच में करा रखी है सारी स्ट्रेटेजी के, जिस बच्चे को एडवांस में भी पढ़ना है सारी की सारी निपटा सकता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, अंग्रेज लोग फ्रेंच कार्स पसंद करते हैं, बिल्कुल। तो सी का मतलब चीनी, ए का मतलब अरबी, आर का मतलब रशियन, एस का मतलब स्पेनिश। इस गलत फहमी में हमें नहीं रहना है कि भारत की हिंदी भी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नहीं है जी। इसमें भारत की हिंदी मान्यता प्राप्त भाषाओं में नहीं आती है। स्पेसिफिक बता रहा हूं, पूछ ले तो, इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र में मान्यता प्राप्त नहीं है? ए चीनी, बी अरबी, सी स्पेनिश, डी हिंदी। आंख बंद करके हिंदी करनी है। नेपाली, श्रीलंका की कुछ नहीं है, भारत की कोई भाषा वहां मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन अंग्रेज लोग फ्रेंच कार्स पसंद करते हैं। और अगर मैं कहूं कि जैसे ना यूनाइटेड नेशंस ने एक बार वो डिक्लेयर किया था, एक डॉक्यूमेंट बनाया था मानव अधिकारों की घोषणा वाला, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब मैं अगर पूछूं, आज तक वो सबसे ज्यादा भाषाओं में जिसका ट्रांसलेशन हुआ ऐसा डॉक्यूमेंट है, पर मैं पूछूं वो कौन कौन सी भाषा में बना होगा, तो 2 ही भाषा में बना था। शुरू में वो 2 ही भाषा में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जो काम होता है वो किस में किया जाता है, या तो अंग्रेजी में या तो फ्रेंच में, इसलिए या तो दोनों में हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो वो पहले 2 ही भाषाओं में बना था, अब उसका ट्रांसलेशन लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए अलग अलग भाषाओं में कर दिया गया। उस तरह घुमा फिरा के भी पूछे तो कामकाज की इनमें भी केवल 2 भाषाएं हैं, यानी कि या तो अंग्रेजी में होगा उनका कोई डॉक्यूमेंट, जैसे न्यायालय है संयुक्त राष्ट्र का, जो इसका न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने कोई डिसीजन दिया तो अंग्रेजी में देगा या फ्रेंच में देगा? वो आपको जो ओरिजिनल डिसीजन है ना हिंदी में मिलेगा ना किसी और भाषा में। वो कामकाज की भाषा केवल 2 है, वो डिसीजन देगा तो अंग्रेजी में देगा या फ्रेंच में देगा या दोनों में दे देगा, इतने से ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ठीक है। चलिए बेटा, क्लियर है बेटा? चलिए, तो एक बच्चा कह रहा है सर आंख बंद करके गोला भर जाएगा गलत, तो बेटा गोला भरना ही नहीं है ना, इसलिए मैंने कह दिया, क्योंकि वहां तो टिक लगाना है बस, है ना। चलिए, तो यूएन में कुल मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। सवाल बन जाता है ये, इनमें से कौन सी मान्यता प्राप्त है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका 6 याद है तो फिर आप गलत नहीं करोगे। चलो, अब आपको 6 याद है या नहीं बता दो एक बार मुझे। तो देखो, एक पहली भाषाएं है ना, लैंग्वेजेस है ना, कितनी है बताओ जल्दी से, ये मुझे लिखवा दो 6 की 6। क्या मैं पहले इंग्लिश लिख दूं, क्या मैं अंग्रेजी लिख दूं मेरे भाई, है ना। नंबर 2 में फ्रेंच लिख दूं, फ्रेंच, ठीक है, अंग्रेज लोग फ्रेंच। नंबर 3 में चाइनीज लिख दूं, चाइनीज, ठीक है, चाइनीज लिख दिया मैंने। फिर मैं अरबी लिख दूं, अरेबिक, हाँ जी अरेबिक, अरबी लिख दो, है ना। आर में रशियन लैंग्वेज लिख दूं, बिल्कुल मेरे भाई रशियन लैंग्वेज हो जाएगी। और 6 स्पेनिश, कौन सी है, स्पेनिश। तो ये 6 भाषाएं हैं, इनका हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? इनका हमें आइडिया होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल अध्याय, अब मैंने बताया कोई भी संस्था बनेगी, कुछ भी बनेगा, देश बनेगा, उसके लिए नियम कायदे कानून चाहिए। और जब कोई संस्था बनती है ना, तो उसके नियम कायदे कानून जिसमें होते हैं उसको चार्टर वर्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? चार्टर वर्ड। तो अब चार्टर हमारे संविधान की तरह ही है, उसमें चैप्टर्स भी हैं, अनुच्छेद भी हैं। तो इसमें कुल मिला के 19 अध्याय थे। कितने थे? 19 अध्याय थे मेरे भाई, याद रखना है। और 111 आर्टिकल यानी अनुच्छेद। और शुरुआत में हमने बताया ही था 50 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि पोलैंड सिलेंडर लेने गया था, वो सिलेंडर लेके आया, उसके बाद उसने भी साइन कर दिए, उसके बाद उसने भी साइन कर दिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए, क्लियर है मेरे भाई? तो ये हो गया, उसके बाद इसने भी साइन कर दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग पूछे जाते हैं। देखो,
संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था तो बहुत हैं, पर हमें इसके 6 अंगों का ध्यान रखना है जो इसके मेजर ऑर्गन्स बोले जाते हैं। क्योंकि एक सवाल यहां से भी बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का इनमें से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। अगर हमें 6 के 6 पता है तो हम गलती नहीं करेंगे। तो एक तो वहां की महासभा है, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली, जिसे हम बोल देते हैं यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। दूसरे नंबर पे सुरक्षा परिषद है मेरे भाई, सिक्योरिटी काउंसिल एक संस्था है। तीसरी है आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है तीसरे नंबर की। कौन सी है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथे नंबर की है ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी प्रन्यास परिषद। फिर से देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा पहले नंबर पे, सुरक्षा परिषद दूसरे नंबर पे, तीसरी संस्था है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथी है प्रन्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा है सचिवालय। सबके अलग अलग काम है, सबके अलग अलग काम है। ये तो महासभा जैसे हमारी संसद काम करती है, तो संसद की तरह चर्चाएं चलती हैं, इसमें प्रस्ताव आते हैं, पास होते हैं, रिजेक्ट होते हैं। ये तो वो है मेरे भाई। हमारी कैबिनेट की तरह जिसमें मुख्य मंत्री हैं केवल, वो सुरक्षा परिषद मान लो, क्योंकि इसमें केवल 15 ही सदस्य हैं। महासभा के सदस्य 193 माने जाते हैं। जितने सदस्य टोटल हैं यूएनओ के, वो सब इसके माने जाते हैं, तो 193 सदस्य माने जाते हैं इसके मेरे भाई। सुरक्षा परिषद मैंने बता दिया कैबिनेट की तरह है, तो कैबिनेट में सारे सांसद तो नहीं होते, तो इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 15 सदस्य इसमें होते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद आर्थिक मामलों को देखती है, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल है एक प्रन्यास परिषद, इसका मैं बताऊंगा क्या रोल है, कैसे है, इससे भी सवाल बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है। पांचवा नंबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा नंबर सचिवालय। एक दो बार अलग से यह भी सवाल पूछ लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन सी भाषा करता है यूज। सीधी सी बात है, वो 2 ही भाषाएं यूज करेगा। वो 2 ही यूज करेगा। क्यों? क्योंकि वही कामकाज की भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी पूछेगा तो आप बताओगे कि अंग्रेजी यूज करता है, फ्रेंच यूज करता है। एक दो बार सवाल पूछ लिया, लेकिन अगर वो बच्चा कॉमन सेंस से भी जवाब देगा कि भाई जब यूएन की काम करने की भाषाएं ये हैं और ये यूएन का अभिन्न अंग है, तो मतलब फिर क्या होगा सीधे सीधे कि ये भी उन्हीं भाषाओं में काम करेगा। इसे भी किस भाषाओं में काम करना है? उन्हीं भाषाओं में काम करना ही पड़ेगा। तो ये 6 हैं। अब आप कहोगे कि जी यूएनडीपी है, उससे जुड़ी हुई संस्था है यूएनओ से, पर उसका अभिन्न अंग नहीं है, उसके मेजर ऑर्गन्स में से नहीं है। यूनेस्को संस्था उससे जुड़ी हुई है, लेकिन उसका अभिन्न अंग नहीं है। यूनिसेफ उसका अभिन्न अंग नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अंकटाड उसका अभिन्न अंग नहीं है। ये 6 ही इसके मुख्य ऑर्गन हैं जो शरीर से जुड़ी हुई, जैसे हमारे ये बाजू हो गए, पैर हो गए, ये इस तरह के ऑर्गन केवल और केवल कितने? ये 6 हैं, और इन 6 को हमें याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे भाई? तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अंग हैं, एक भाई पूछ रहा है, तो वो यहां पीछे जाके देखेगा तो उसे 111 दिख जाएंगे। कितने हैं टोटल? आर्टिकल 111 हैं। अध्याय कितने हैं? 19 हैं। चार्टर पर शुरुआत में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 50 ने। फिर किसने कर दिए? लास्ट वाला 51वां पोलैंड हो गया था। इस तरह से हमें याद करना है मेरे भाई। अब 2 चीजें यहां से सवाल बनाए इन 6 अंगों से। कौन सा बनेगा? सवाल बनता है पहला, कौन सा अंग है जिसने अब काम करना बंद कर दिया है? हैं? काम भी करना बंद कर दिया? हाँ, एक अंग इसका है जिसने अब काम करना बंद कर दिया, जिसे हम कहते हैं प्रन्यास परिषद। और ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, कब से बंद कर दिया? तो भाई ये कर दिया है 1994 से। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टी, जैसे आप देखोगे ना कि कोई संस्था चल रही है तो कुछ उसके ट्रस्टी होते हैं, यानी उनके भरोसे चलती है वो उसके पैसे का यूज करते हैं। जैसे अब नोबेल भी दिया जाता है ना पुरस्कार, तो जो नोबेल पुरस्कार देते हैं
वो कुछ ना कुछ तो देख रेख कर रहे होंगे ना उस पैसे की, कुछ लोग तो कर रहे होंगे, उनको ट्रस्टी बोला जाएगा। तो हुआ यूं, 1945 के आसपास बहुत सारे देश जो हैं आजाद हो रहे थे। जैसे भारत आजाद हो रहा था, ब्रिटेन कमजोर हो रहा था, तो बहुत सारे देशों के आजाद होने की बात थी और बहुत सारे हो रहे थे। तो एक बात आई कि जैसे भारत में तो बहुत समय से लोग अच्छे पढ़े लिखे भी थे और वो धीरे धीरे करके सरकारों में हिस्सा भी ले रहे थे। कोई राज्य की सरकार में, कोई केंद्र की सरकार में हिस्सा लेने लग गए थे वो। पर कई देश ऐसे थे जिनके बारे में ये डर था कि अगर इनकी सरकार चलाने में, हमने आजाद तो कर देंगे इनको, पर सरकार चलाने में मदद नहीं की तो कोई ना कोई देश फिर इनको गुलाम बना लेगा, कोई ना कोई देश फिर इनके ऊपर बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर बैठेंगे कि खुद को बर्बाद ना कर लें। तो ये व्यवस्था बनाई गई कि संयुक्त राष्ट्र के जो मजबूत मजबूत देश हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई, उनको ये भरोसा दिया गया, मतलब छोटे देशों के भरोसे को उनको दिया गया कि भाई आप लोग इनकी मदद करना सरकार चलाने में। हो सकता है ऐसी गलती ना करें, खुद को बर्बाद ना कर लें, तो आप लोगों पे हमें ट्रस्ट है कि आप इनके ट्रस्टी बन जाओ, आप इनकी सरकार चलाने में मदद करो, सरकार कैसे चलती है ये सिखाने में मदद करो। तो ये सारी की सारी चीजें की गई। तो 1994 तक आते आते ये मान लिया गया, ध्यान रखना है मेरे भाई, 1994 तक आते आते याद रखना है कौन से नंबर का मेंबर है, ये नहीं है भैया बेटा भारत वो कौन से नंबर का मेंबर है। एक बच्चा पूछ रहा है भारत, केवल 51वें मेंबर का नंबर पूछा जाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि वो बाद में आया है, बाकी किसी को नंबर नहीं दिया गया, बाकी तो सब बैठे हैं एक उसमें सभा में और साइन करते जा रहे हैं। पर क्योंकि 50 के बाद एक स्पेशल एक व्यक्ति आता है 51वें नंबर पे, इसलिए एक तो उसको याद रखना है, और फिर जो बाद में जुड़ते गए हैं उनमें लेटेस्ट वाला दक्षिणी सूडान को याद रखना है, उसका 193वां नंबर है। केवल 2 ही नंबर आपको याद रखने हैं, ठीक है। मैंने आज तक कोई सवाल नहीं देखा जिसमें पूछा हो भारत का कौन सा नंबर था, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये जब बनी तो फिर 1994 तक ऐसे बड़े देशों ने छोटों की मदद की, और फिर ये मान लिया गया कि अब सब में इतनी समझ है कि वो अपने देश को चला सकें, वो अपना हित अहित जानते हो, यानी क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, ठीक है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये सब वो जान सकते हैं। तो अब किसी देश के अंडर में किसी दूसरे देश को देने की जरूरत नहीं है। तो 1994 में इस संस्था से ये जो काम था एक तरह से खत्म हो गया। इसलिए पूछा जाता है कि विच ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूएन हैज स्टॉप्ड वर्किंग, जो इसके मुख्य हिस्से हैं, अंग हैं, उनमें से किसने काम करना बंद कर दिया है। तो वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। और कब से कर दिया है? तो 1994 से कर दिया है। दूसरा, हमने यूएन का मुख्यालय कहां पे पढ़ा था मेरे भाई, ध्यान रखना है मेरे भाई। हेडक्वार्टर का मतलब हेडक्वार्टर है, हाँ बिल्कुल बेटा। एचक्यू का मतलब हेडक्वार्टर ही होता है। एचक्यू, देखो हेडक्वार्टर को आप पूरा हेडक्वार्टर्स भी लिख सकते हो ऐसे, हेडक्वार्टर्स, ठीक है। HQ भी लिख देते हैं, HQRS भी लिख देते हैं, ये सब हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। अब 5 अंगों का जो हेडक्वार्टर है याद रखना है वो न्यूयॉर्क में है। हमसे यूएन का हेडक्वार्टर पूछेगा हम न्यूयॉर्क बता देंगे, 5 अंगों का पूछेगा हम न्यूयॉर्क बता देंगे। लेकिन एक अंग अलग है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ना वो नीदरलैंड में है, हेग नाम की जगह पे। तो अंतरराष्ट्रीय इसलिए पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में, यानी जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना है। प्रमुख अंग देख लो, पहला है महासभा। पहला अंग कौन सा है? महासभा है। देखो मैंने बताया था महासभा काम कैसा करती है, महासभा वैसा ही काम करती है जैसे संसद करती है। इसके मेंबर भी पूरे के पूरे देश हैं, यानी अगर 193 मेंबर हैं तो जब महासभा की बैठक होगी हर देश से आदमी जाएगा वहां पे हिस्सा लेने के लिए। एक देश 5 तक भी मेंबर भेज सकता है लेकिन वोट एक ही मानी जाएगी, क्योंकि महासभा कई मुद्दों पर वोटिंग भी करती है जैसी हमारे संसद में होती है। अगर कुछ आता है प्रपोजल तो महासभा उसमें क्या करती है,
जैसे एक यही प्रपोजल है कि किसी नए देश को इसमें शामिल करें या ना करें, तो उसकी भी क्या होगी, महासभा में वोटिंग होगी। और वोटिंग में मैंने बताया ना, काम काज अगर ज्यादा लग रहा है तो 5 लोगों को भेज सकते हो आप महासभा में, बट वोट डलेगी तो ये नहीं कह सकते जी मेरे तो 5 हैं, वोट एक ही होगी। वोट क्या होगी, एक ही होगी। जैसे अगर हमारे यहाँ एक सिस्टम बना दिया जाए कि भाई परिवार की वोट मानी जाएगी ना कि मेंबर की, तो चाहे एक उसमें 2 मेंबर हों, चाहे 4 हों, चाहे 8 हों, परिवार में वो एक ही वोट मानी जाए। ऐसे यहाँ का सिस्टम है, तो हर देश की एक वोट मानी जाएगी, क्योंकि वो देश को एक मान के चलते हैं कि जो भी देश ने एक आदमी यहाँ भेजा है वो उस देश के आधार पर वोटिंग देगा, उसकी मेजोरिटी के आधार पर वोटिंग देगा। तो याद रखना है कि मेरे भाई, क्योंकि अब ये सब काम आप किस में देखते हो, हमारी संसद में। ये लगभग हर देश में जहां पे लोकतंत्र चलता है यही सिस्टम देखने को मिलता है। तो याद रखना है, विश्व की लघु संसद इसे कहा जाता है, विश्व की लघु संसद इसको कहा जाता है। अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेज सकता है एक देश, वोट एक ही होता है। इसकी मीटिंग का बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल होती है, सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू हो जाती है, दिसंबर तक चलती है। यानी आजकल भी महासभा की बैठकें चल रही हैं। और जब सितंबर में शुरू हुआ था तो अब पेपर में रोज देखते थे कि भाई ट्रंप ने ये बोला है, वो बोला है। ये सब महासभा में ही बोलते थे। कहां बोलते थे? महासभा में ही बोलते थे मेरे भाई। इसमें अध्यक्ष एक है, 21 उपाध्यक्ष हैं। देखो, महासभा का हर बार एक अलग सत्र होता है। 45 में बनी महासभा, 46 में पहला सत्र हुआ तो उसका एक अलग अध्यक्ष, 43 में फिर दूसरी महासभा बनी, अलग अध्यक्ष, 48 में फिर तीसरी बनी, अलग अध्यक्ष, ठीक है, 49 में चौथी बनी, अलग अध्यक्ष। तो मैं आपको ये लेटेस्ट वाला बता दूंगा, अभी मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ा रहा हूं तो मैं थोड़ा सा अपडेट नहीं हूं उस लास्ट वाले से। कल, क्योंकि ये टॉपिक कल भी चलेगा, लास्ट कल ही होगा इसका, तो कल मैं बता दूंगा कि लेटेस्ट महासभा कौन सी है और उसके अध्यक्ष कौन है। और आपको आदर्श सर ने पढ़ाया भी होगा करंट अफेयर में, ठीक है, फिर भी मैं भी बता दूंगा। तो महासभा में एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष होते हैं मेरे भाई, 7 समितियां भी बनती हैं, वो अलग बात है, ज्यादा आता नहीं है। महासभा के काम पूछेगा तो देखो, बजट तैयार करना, जैसे हमारे यहां संसद बजट तैयार करती है ना, संसद बजट तैयार करती है, वैसे ही यहां पर महासभा बजट तैयार करती है। क्या करती है? बजट तैयार करती है मेरे भाई, याद रखना है। और बजट हर साल नहीं होता, इसका ध्यान रखना है, हर दूसरे साल। यानी अगर इस साल बजट पेश हो जाएगा तो फिर 27 में होगा, 27 में हो जाएगा तो फिर 29 में होगा, ध्यान रखना है, 29 में होगा मेरे भाई। चलिए, और महासचिव पेश करता है, उसमें एक पद है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो फिलहाल कौन है? एंटोनियो गुटरस नाम के व्यक्ति हैं, जो पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटरस। एक पद होता है सेक्रेटरी जनरल। तो जैसे नॉर्मली हमारे देश में तो वित्त मंत्री पेश करता है, वहां पे सेक्रेटरी जनरल ही करता है। कौन? सेक्रेटरी जनरल ही करता है, ठीक है। तो हर दूसरे साल बजट पेश होता है। तो बजट तैयार करना किसका काम है? 6 में से इस अंग का है, जो कि संसद से मिलता जुलता है, क्योंकि हमारे देश का बजट भी कौन तैयार करता है? हमारी संसद ही करती है। तो यहां भी संसद ही कर रही है, पर यहां हर दूसरे साल हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है, हर दूसरे साल। नए सदस्य शामिल करना भी इसी का काम है, मैंने कहा ना, क्योंकि पूरे 193 मेंबर इसके मेंबर हैं, 193 कंट्री। जो यूएन का मेंबर माना जाएगा वो महासभा का भी मेंबर है। तो इसलिए कोई नया आएगा तो सबकी तो मंजूरी होनी चाहिए उसमें, यानी सबकी तो वोट डलनी चाहिए। कुछ देशों से आप पूछोगे ही नहीं, वो तो कहेंगे कि भाई हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है यहाँ पे। इसीलिए अगर कोई नया मेंबर है, अगर घर में शादी होगी, अब देखो लड़की देखने जाओगे, अगर तुम पहले का सिस्टम भूल जाओ, अगर लड़की देखने जाओगे तो लड़की देखने के लिए जाओगे तो परिवार के सब सदस्य अगर राजी हैं लड़की से, तभी तो शादी पक्की होगी, क्योंकि नया मेंबर ला रहे हो अब। ऐसे ही लड़की के लड़का देखना है तो भाई भाई भी राजी होना चाहिए, लड़की की माँ भी होनी चाहिए, लड़की भी होनी चाहिए, पिता भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक नया मेंबर आ रहा है घर में, तो भाई नया मेंबर तो सबकी मंजूरी से। और इसमें सब कहां होते हैं? महासभा में। यूएन में अगर सबकी बात करोगे तो वो कहां मिलते हैं? महासभा में। भाई नया मेंबर लाना है तो सबकी मंजूरी लेनी है, और सब कहां है? महासभा में। तो बजट तैयार करने का काम भी याद रखना है,
बजट तैयार करना हर दूसरे साल महासचिव करते हैं, और नए सदस्य शामिल करना भी, नए सदस्य शामिल करना भी इन्हीं का काम है मेरे भाई। ठीक है, सब देश देते हैं बेटा, फंड फंड सब देश देते हैं। ठीक है, चलिए, और महासचिव की नियुक्ति, जो इसका सबसे बड़ा पद है महासचिव, उसकी नियुक्ति, हालांकि यहां वोट डलती हैं, और फिर जो सुरक्षा परिषद मैंने एक दूसरा अंग बताया था, उसकी सिफारिशें ली जाती हैं। उसकी सिफारिश यानी वो भी कह दे हाँ ये ठीक है आदमी, तो हो जाती है। ठीक है, चलिए अब दूसरे पे चलेंगे, सुरक्षा परिषद, लेकिन ये हम करेंगे कल। जल्दी से आपका 2 मिनट के अंदर मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं इसमें। ठीक है, 2 मिनट के अंदर रिवीजन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर कल करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊंगा, 2-4 दिन अभी तो मेरी थोड़ी मेडिसिन वगैरह चल रही है, तो 2-4 दिन लगेंगे कि जब मैं पूरी मतलब बहुत लंबी क्लास ना लेके 45-50 मिनट ले लेता हूँ, फिर इसका बढ़ा के 1 घंटा कर देंगे। आप कहोगे तो उसके बाद 1.5 भी कर देंगे, जो नॉर्मल टॉपिक है। तो यूएन को नाम किसने दिया, सीधे पूछा जाता है। अब मैं सवाल की फॉर्म में बताऊंगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। कौन थे, उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति थे। पहला विश्व युद्ध कब से कब हुआ, 14 से 18 हुआ। दूसरा 39 से 45 हुआ। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहां था, जिनेवा में था। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ आएगा तो उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा। न्यूयॉर्क में क्या उसके सारे अंगों का मुख्यालय नहीं, 5 का है। कौन से का नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नहीं है। वो कहां पे है, वो हेग नीदरलैंड में है। कहां पे है, हेग नीदरलैंड में। स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को। क्या संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, हाँ जी 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। इसके संस्थापक सदस्य कितने थे, 51। 51वां कौन था, पोलैंड, सिलेंडर लेने गया था, है ना, याद रखेंगे। इसके चार्टर में 19 क्या है, चैप्टर हैं, अध्याय, और 111 अनुच्छेद हैं। 111 अनुच्छेद। अब कितने सदस्य हैं, 193 हैं। 193वां कौन है, दक्षिणी सूडान है। भाई किसने जमीन दी थी, ये रॉकफेलर ने दी थी। कब बन के तैयार हुआ था, 1952 में बन के तैयार हुआ था मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज का बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि कैसी है, नीली है। उस पे जो विश्व का नक्शा है, कहां का नक्शा बना हुआ है, विश्व का। विश्व का नक्शा किससे वो है बेटा घिरा हुआ है, तो वो जैतून की पत्तियों से, ऑलिव ब्रांचेस से। कितनी पत्तियां हैं, 2 पत्तियां हैं। ठीक है, चलिए कितनी भाषाएं हैं, 6 हैं। क्या कामकाज की 4 भाषाएं हैं, नहीं 2 हैं। कामकाज की कौन कौन सी हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। इसके अलावा 4 कौन सी हैं, तो भाई चाइनीज, अरेबिक, रशियन, स्पेनिश, यानी चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश, ये भाषाएं और हैं। ठीक है, क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम भी इन्हीं में होता है, हाँ जी इन्हीं भाषाओं में होता है। ठीक है, चलिए 19 अध्याय हो गए, 50 सदस्यों ने शुरू में साइन किया था। इसमें 6 हैं मुख्य मुख्य अंग। क्या महासभा पहला अंग है, हाँ जी। क्या जो सुरक्षा परिषद है दूसरा, ये भी क्रम नहीं है, बस मैंने लिख दिया है, इसमें भी किसी को ऊपर नीचे कर सकते हो आप। तो क्या एक अंग महासभा है, क्या एक अंग दूसरा क्या कह सकते हैं, सुरक्षा परिषद है। तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद है। चौथा जो है प्रन्यास परिषद है। 5वां सचिवालय है। और 6ठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पे है, मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है मेरे भाई। कहां पे, हेग नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए, और इसमें से विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो महासभा को कहते हैं। क्या महासभा का हर साल एक सत्र होता है, हाँ जी होता है। क्या वो सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। मंगलवार मैंने आज तक सवालों में नहीं देखा, पर सितंबर हर बार देखा है कि कब शुरू होता है, तो सितंबर से शुरू होता है। पर हम मंगलवार भी पढ़ेंगे, अगली बार वही पूछ ले तो क्या करेंगे हम, तो मंगलवार से होता है मेरे भाई, जो तीसरा मंगलवार है, दिसंबर तक चलता है। और बजट तैयार महासभा करती है, नए सदस्यों को ये करती है शामिल, और भाई जो उसकी नियुक्ति है महासचिव की, वो भी यही करती है। ठीक है, चलिए, जब देखो अब हमने ये किया है ना, एक अध्यक्ष 21 उपाध्यक्ष। ईमानदारी से बताना, एक थम्स अप करना कि जब हम थोड़ा ही, हमने 2 मिनट के अंदर ही तो रिवीजन कर लिया होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। जब हम कुछ पढ़ने के तुरंत बाद रिवीजन कर लेते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस आता है, बताओ एक बार परसेंटेज में लिख के बताओ कि आपने अब तक पढ़ा था 3 मिनट पहले, आप इस टॉपिक पे कितनी कमांड समझ रहे थे। और रिवीजन का मतलब भी है, एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर उसका रिवीजन बहुत फास्ट करो, क्योंकि फिर जितनी बार कर दोगे रिवीजन उतना बेहतर है। परसेंटेज में लिखो कि कितना बेहतर लग रहा है आपको इस 3 मिनट के बाद। ये संजीवनी है,
रिवीजन किसी भी चीज की संजीवनी है। आज जो पढ़ाया है मैथ में सर ने, उसके सूत्र जो है 2-3 मिनट में लास्ट में फिर देख लेता हूं, सूत्र देख लेता हूं उसके। आज जो रीजनिंग में ये मुश्किल सवाल था, अरे अभी अगली क्लास शुरू नहीं हुई, 2 मिनट में इसे करके देख लेता हूं। ये छोटी छोटी सी जो समय की चीजें हैं ना, ये आपको जीवन में बहुत आगे ले जाने वाली हैं। इनका यूज करना है जितना आप कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।